हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र के चैनल पे। मेरा नाम मंथन है। मैं आपका पॉलिटी का टीचर हूँ। अब तो काफी टाइम हो गया साथ में, तो शायद पता नहीं मजा आ रहा होगा कि नहीं, बट जो है यही है। इंडियन पॉलिटी फॉर सीडीएस, एनडीएफ कैट और बाकी सारी एग्जाम्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है और स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है। तो दो टॉपिक लेंगे। मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ही मेजॉरिटी पोर्शन आपके पॉलिटिकल कवर हो जाता है। तो ये लेक्चर पे ध्यान देना भाइयों और बहनों। logocacy@gmail.com, कभी चाहो तो संपर्क करो मेरे से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है ये, क्यों है ये, ठीक है। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? बॉडी क्या होता है भाई? सनी देओल सी बॉडी रे, ऐसे नहीं, सनी देओल की बॉडी नहीं। इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन विच इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में मेंशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। और ज्यादा आगे देखेंगे तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। What are constitutional bodies? Constitutional bodies are those bodies which are specifically mentioned in the Constitution of India. These bodies have dedicated articles, जैसे आर्टिकल 15 था, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन। तो नो डिस्क्रिमिनेशन एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, वैसे ही इस बॉडी का भी एक स्पेसिफिक आर्टिकल होगा। जैसे यूपीएससी, ठीक है। जैसे एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल 76 एक स्पेसिफिक आर्टिकल है उसका। तो बस एक स्पेसिफिक आर्टिकल होगा। एंड डिराइव्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियस चीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा वो डायरेक्टली वहीं से पावर लेगा। एज दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और चेंज्ड विदाउट द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी चेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए we need article 368, ठीक है। article 368 of the Indian Constitution provides for the amendment और specifically constitutional amendment, ठीक है। so if you want, मतलब constitutional amendment करना हो तो article 368 में उसके provisions लिखे कि कैसे हो सकता है, ठीक है। समझ आ गया, हमने पढ़ लिया है amendment chapter में, 368 याद रख। तो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसपीएससी, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, फाइनेंस कमीशन, अगर इनमें कुछ भी चेंज करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दीज बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। गेटिंग इट? चलो उसके पहले ये चीज तो इसको कहते हैं हम नेशनल एम्बलम। व्हाट इज नेशनल एम्बलम? बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहाँ है ये, कहाँ मेंशन्ड है? मुकुंद उपनिषद। मुंडका उपनिषद, ठीक है। सीडीएस में एक बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछा है कि जो ये नेशनल एम्बलम है, स्तंभ, ये कहाँ मेंशन्ड है? तो कहाँ मेंशन्ड है भाई, कौन से उपनिषद में? मुंडक उपनिषद, ठीक है। मुंडक उपनिषद, ठीक है। मुकुंद नहीं, मुंडक। मुंडका बोलो, मुंडक बोलो, मुंडका बोलो, ठीक है। नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव सत्यमेव
सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार पे। ठीक है, क्या है ये? चार, ये सिंघम बोलता है कि नेशनल एम्बलम में तीन शेर दिखते हैं, मेरा चौथा पीछे है, आतामाजी सटकली। तो बस ये आतामाजी सटकली, चार, फोर एशियाटिक लायंस की बात हो रही है। अच्छा, एशियाटिक लायंस आर ओनली फाउंड इन, नेचुरली फाउंड इन इंडिया। उसको क्या बोलेंगे? गिर, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में नेचुरली पाए जाते हैं। सिंबलाइजेस पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। तो ये चार जो शेर के जो स्ट्रक्चर है वो क्या शो करते हैं भाई? पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड, बड़े बड़े शब्द। ठीक है, यहाँ पे चक्र दिख रहा होगा, उसको बोलेंगे अशोक चक्र। तो सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट धर्म चक्र। तो जब गौतम बुद्ध को धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था तो उसको बोलेंगे धर्म चक्र, उसके 24 स्पोक्स है। ठीक है, अशोक ने भाई बुद्धिज्म फॉलो किया था, मतलब ले लिया था, बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे है एक बुल। बुल क्या बोलता है? जिंदगी में हार्डवर्क करो भाई, मेहनत करो। यहाँ पे जो बुल है वो क्या बताता है? हार्डवर्क करो। हॉर्स क्या बोलता है? यहाँ पे एक हॉर्स भी है, तो हॉर्स के वो क्या बोलते हैं भाई? कि भाई लॉयल्टी रखो, स्पीड रखो, एनर्जी रखो। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, और भी है वैसे उसमें तो खास, हाथी वाथी भी है, हाथी घोड़ा लाल। चलो, सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी प्रिपरेशन तुम लोग कर रहे हो, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए या सिविल सर्विसेज जो भी हो। ठीक है, यूपीएससी एक इंस्टीट्यूशन है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन विच इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 315 टू 323। ये आर्टिकल्स है। सीधा हम लोग देखा, अच्छा ये शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल्स में मतलब अननेसेसरी नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे एक एक दो, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज में, ऑलमोस्ट एक पेज में खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे क्विक रिवीजन नोट्स टाइप है, तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की जितना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए सब अंदर में ऐड कर दूं, और वही है भाई, इसके रॉकेट साइंस ज्यादा बाहर का है नहीं। ठीक है, यूपीएससी का फंक्शन क्या है? सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। भाई इंडिया में जितने भी सेंट्रल सर्विसेज होंगी उनका रिक्रूटमेंट करती है यूपीएससी। ठीक है, कंपोजिशन, यूपीएससी का कंपोजिशन क्या है, उसमें कितने लोग हैं वगैरह वगैरह। तो एक चेयरमैन होता है और दूसरे मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, अभी प्रेजेंटली शायद 10-11 लोग हैं, एक चेयरमैन इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स और चेयरमैन कौन भाई अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, टेन्योर या टर्म कितने साल का होता है? कितने साल के लिए वो काम कर सकते हैं? या तो 6 साल के लिए काम करेंगे, या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65। मान लो तुम 60 साल के हो, मतलब कोई 60 साल का है और यूपीएससी का चेयरमैन बना, तो कितने साल तक रहेगा? 5 साल तक। मान लो कोई 63 का है यूपीएससी का चेयरमैन बना, तो 2 साल तक रहेगा। मान लो कोई 45 ईयर्स का है, मान लो, या कोई 55 ईयर्स का है, 55 ईयर्स का है और यूपीएससी का चेयरमैन बन गया मान लो, तो 61 तक रहेगा, क्योंकि 6 साल। तो इधर 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65, विच एवर अर्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच एवर अर्लियर, जो पहले हुआ वैसे रिटायरमेंट हो। रिमूवल बाय, रिमूव कौन कर सकता है? चेयरमैन। प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। भाई प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करना पड़ेगा। प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए कि भाई मिसबिहेव किया। मिसबिहेव में क्या, कुछ मिसबिहेवियर में क्या होता है कि भाई कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ गई, उसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर बोलेंगे। ठीक है, चलो प्रेसिडेंट निकालेंगे। रेजिग्नेशन देना हो अगर, तो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा राइटिंग में। अच्छा, हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे उसमें मैंने सीधा लिखा होगा रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट, राइटिंग नहीं लिखा होगा। समझ जाना कि राइटिंग में ही देना पड़ेगा हर किसी में। इसमें लिखा है, बाकी स्लाइड्स में शायद ना हो, तो समझ जाना राइटिंग में ही रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्या यूपीएससी के चेयरमैन का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नहीं भाई,
कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि फ्रॉम द बिलो विच ऑफिस इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो इसमें आ गया है, 3-4 दे दिए, कोई एडवोकेट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो भाई यूपीएससी चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट नीदर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चेयरमैन की बात हो रही है। ठीक है, चेयरमैन ना ही कोई फर्दर स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर किसी भी सर्विसेज में जा सकते हैं, ना ही उनकी फर्दर रिअपॉइंटमेंट हो सकता है। हाँ, कोई मेंबर होगा तो मेंबर को चेयरमैन बना सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था बेसिकली यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है? इट्स अ सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दूसरी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका भी आर्टिकल सेम है, 3152 से 315 से लेके 323 तक। फंक्शन क्या है? स्टेट रिक्रूटिंग एजेंसी, स्टेट सर्विसेज रिक्रूटिंग। कंपोजिशन, चेयरमैन अदर मेंबर डिटरमाइंड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यूपीएससी में प्रेसिडेंट था, स्टेट पब्लिक सर्विस में गवर्नर है। ठीक है, अब तो सब हलवा लगेगा क्योंकि हमने गवर्नर भी देख लिया, ठीक है, स्टेट भी क्या होता है देख लिया, सब देख लिया, तो समझ आना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेंट्रल, स्टेट, सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद करो। अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। टेन्योर और टर्म सेम एज यूपीएससी, 6 साल या 65 साल, जो पहले हो गया। रिमूव कौन करेगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का रिमूवल कैसे होगा भाई? प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। अपॉइंटमेंट भले ही, सॉरी, अपॉइंटमेंट भले ही गवर्नर करे, पर रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे, इतना याद रखना। इनका भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ऑल्दो अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, उसके रीजंस है काफी। ठीक है, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये हुआ कि भाई गवर्नर ने अपॉइंट किया, गवर्नर पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं, इन्फ्लुएंस में आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, तो निकाल दिया मान लो कि, तो निकाल नहीं सकते, सीधा क्या, ट्रांसपेरेंसी रहे, इंडिपेंडेंट रहे बॉडी, तो उसके लिए प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट करना इजी है, पर निकालना टफ हो जाएगा। रीअपॉइंटमेंट, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम स्टेट और पोजीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के बारे में याद कर लो कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, पर उसी स्टेट में नहीं हो सकता। तो क्या, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम स्टेट और पोजीशन। चेयरमैन है तो उसी चेयरमैन नहीं रह सकते। मान लो कि स्टेट के चेयरमैन थे, तो यूपीएससी के चेयरमैन या यूपीएससी के मेंबर भी बन सकते हैं। तो ये याद रखना, जैसे कि हाई कोर्ट के जज की बात थी। ठीक है, हाई कोर्ट के जज दूसरे कहीं स्टेट के भी जज बन सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे याद रखना है ना, पॉलिटी इज अ कनेक्टेड सब्जेक्ट। बहुत इजी है ये, बहुत तो नहीं है पर इंटरेस्टिंग और इजी है। फास्ट फास्ट 5-5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिंबल देख लो भाई। भारत निर्वाचन आयोग, अभी इलेक्शन आएगा। ठीक है, चलो, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है? 324। फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन के? कंडक्ट इलेक्शन एंड रिलेटेड मैटर्स एक्सेप्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई सबके इलेक्शंस कौन करता है? एक्सेप्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमने म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत में पढ़ा था कि भाई फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन। तो बस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया था, बाकी सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलो देखो ऊपर से करते, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन देख लो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सब के इलेक्शन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रख। ठीक है, चलो, फंक्शन हाँ हो गया। कंपोजिशन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ये याद रख।
ठीक है, चलो अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, मेंबर्स चीफ इलेक्शन कमीशन तो हमेशा एक ही रहेंगे, ऑब्वियस है, कैप्टन तो एक होगा, बट ये जो दो इलेक्शन कमिश्नर है वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा ऑड में रहेंगे, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कितना होगा। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेंबर कमिटी, इलेक्शन कमीशन के चेयर में, अभी न्यूज में ही था कि भाई कमिटी बदलो, ये वो प्रेजेंट में क्या सीन है कि भाई इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को अगर अपॉइंट करना हो, प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे कि किसको करना है, तो एक 3 मेंबर कमेटी है, तो 3 मेंबर कमेटी में कौन है, पीएम होगा, एक पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे यूनियन। अच्छा ये बताओ पीएम का इलेक्शन कौन करता है, भाई पीएम का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, क्योंकि पीएम विल बी इधर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा, एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन भी कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे मेंबर होंगे यूनियन मिनिस्टर जो सजेस्टेड बाय पीएम ही होंगे, और तीसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये एलओपी है जो, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी लोकसभा, तो लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे वो तीसरे मेंबर होंगे, तो ये तीनों मिला के प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि हाँ चलो ऐसा ऐसा करने का कि नहीं करने का, रिकमेंड करेंगे। टेन्योर क्या होता है, 6 साल या 65 साल, सेम जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, ठीक है। रिजाइन किसको करेंगे, रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट। रीअपॉइंटमेंट भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का रिमूवल, चीफ इलेक्शन, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ग्राउंड्स एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे निकालते थे, याद करो वो दिन, होमवर्क है, मेरा लेक्चर देखा होगा तो आएगा ही आएगा, नहीं भी देखा तो लेक्चर देख लो या पढ़ लो या कुछ भी कर लो, पर इसका आंसर देना तुम, कि जज को रिमूव करना हो सुप्रीम कोर्ट के तो क्या ग्राउंड्स थे, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी वैसे ही हटाएंगे। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर्स, जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स की बात थी, दे कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, इसको हटाना हो तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, उसकी जो प्रोसेस थी वैसे हटेंगे। तो क्या थी मैं ही बता देता हूँ भाई, पार्लियामेंट में करना पड़ता है वोटिंग, याद करो, ठीक है, पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी वेजोरिटी याद करो, प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर, अगर इनमें से किसी को हटाना हो तो इसके रिकमेंडेशन पे ये हटेगा, तो कैप्टन बोलेगा कि इसको हटाओ तो हट जाएंगे। तो ये है अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। एक और चीज है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यही सारी चीजें होंगी, यही होगा, बट सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन करेंगी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही होगी, ठीक है। चलो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या काम करते हैं, बेसिकली क्या भाई, रिपोर्ट बनाने का, ऑडिट करने का, कि भाई इतना पैसा इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। ये वीडियो सेशंस में यही होता है, क्लास फिजिकल होता है ना तो ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछते तो दबा के बताते, यहाँ पे तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, विष्णु महेश अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या, मेरे को कौन क्वेश्चन कर रहा है, तो वन वे हो जाता है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में कि भाई कुछ बोलो, सो जाओ फिर उठो, ठीक है, ऐसे सब करते रहो भाई। चलो जस्ट अ मिनट। अरे भाई थोड़ा
हाई कोर्ट से फोन आ गया था, हाई कोर्ट से मैसेज आ गया था, सॉरी। वैसे मैं कभी करता नहीं ये सब, वरना ये इंस्टीट्यूशन वाले मेरे को बोल निकल, पहली फुर्सत में निकालेंगे। बट ठीक है यार, चलता है सब। मैं ये डेलिबरेटली करता हूँ, कभी कभी मेरे को मजा आता है। चलो, आर्टिकल 140 सीएजी का आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 148, ठीक है भाई। सीएजी का आर्टिकल है 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सीएजी के बारे में 148 से 151 में सब लिखा है, ठीक है। फंक्शन क्या है? टू ऑडिट द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, चलो। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, क्या व्यवस्था। रिसिप्ट्स क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये होता है रिसिप्ट्स मतलब आना, और एक्सपेंडिचर मतलब जाना। ये है पैसा आना, ये है पैसा जाना। तो ये हो गया खर्च, मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है यार, खर्च। और ये हो गया आमदनी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मतलब क्या बोलेंगे इसको, और क्या सिनोनिम, रुको, इनकम समझ लो, ये बोला इनकम समझ लो। ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, मतलब ये जो जा रहा है, ठीक है, समझ लो। रिसिप्ट मतलब आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब जा रहा है, एकदम सीधी लेमन लैंग्वेज, देसी। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी के फैन ये दुनिया होड़ी रे। चलो, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या करता है भाई सीएजी का काम? क्या है? तुम्हारे पापा तुमको पैसा देंगे, कितना 1000 रुपए दिया चलो आज, कि ये महीने का, ये हफ्ते का, ये दिन का, जैसा जो भी हो, कि भाई चलो ये 1000 रुपए का ये काम करने का है, ये तुमको दिए। कितना खर्चा कर रहे हो, कहाँ डाल रहे हो, चाय पी रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, कुछ और कर रहे हो, फू फू कर रहे हो, मुकेश बन रहे हो। मेरा नाम मुकेश है, मैं 24 साल का हूँ। कि कुछ खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किताबें ले रहे हो, बुक्स बुक्स सर बुक्स, एनालाइज समराइज, ठीक है। तो 1000 रुपए कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सब ऑडिट कौन करता है? तो तुम्हारी बहन ऑडिट करेगी या तुम्हारा भाई ऑडिट करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो पैसा आया पप्पा से, जा रहा है गर्लफ्रेंड पे कि बॉयफ्रेंड पे। तो इन सब का ऑडिट कौन कर रहा है? तुम्हारी भाई या तुम्हारे बहन। तो तुम्हारा भाई या बहन क्या है भाई? सीएजी। ओए होए सर, क्या बना दिया सीएजी? तुम्हारा भाई या बहन वो तुम्हारा सीएजी है, वो चेक करेगा कि हाँ ये पैसा किधर जा रहा है इसका। तो बस टू ऑडिट द रिसिप्ट्स, आना पैसा आना, एंड एक्सपेंडिचर पैसा जाना, ऑफ व्हाट, कौन? तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम्हारा एक और भाई स्टेट गवर्नमेंट या बहन स्टेट गवर्नमेंट, एंड अदर बॉडीज दैट रिसीव फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट सेंड्स रिपोर्ट टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट याद करो। सॉरी गाइस, कैसे मेरी बात हो रही है। मैं तो भाई फिट बंदा हूँ भाई मैं, आगवा पे जीता हूँ मैं, आगवा। चलो, हाँ क्या बोल रहा था? तो गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट याद करो कि गवर्नमेंट से जो पापा से जो सारा पैसा आ रहा है वो किसको जा रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ऐसी कोई भी बॉडी जिसका फंडिंग कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से, सरकारी पैसा, ठीक है। तो जो भी सरकारी पैसा होगा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो सब चेक करना है, ठीक है। ऑडिट चेक, ऑडिट करना है कि भाई एक टेबल बना, ओके इधर से आ रहा है, इधर से इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, बस एक कैलकुलेशन करना है, बस और कुछ नहीं, इसका काम बस इतना है। ये फिर रिपोर्ट बनाएंगे कौन? तुम्हारे भाई बहन सीएजी। वो रिपोर्ट बना के किसको देंगे? पब्लिक अकाउंट कमेटी। हमने कमिटीज पढ़ी थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमेटी, याद करो, याद करो वो दिन है। पब्लिक अकाउंट कमेटी तो कमिटी को देंगे। ये कमिटी कहाँ है? पार्लियामेंट में है भाई, पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में कमेटी है, फिर वो कमेटी देखेगी क्या करना है इनके साथ। तुम्हारे भाई बहन क्या करें? भाई बहन ने रिपोर्ट दे दी, तो तुम जो मेन पार्टी हो, पैसा कहाँ उड़ाया, तुम्हारा क्या करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब तुम्हारा फैमिली समझ। तो आई होप फंक्शन सीएजी का समझ आया होगा, क्योंकि थोड़ा ऐसे यूजुअल नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है, तो मैंने बता दिया। तो मैंने तुम्हें तुम्हारे लैंग्वेज में बताया। बड़े लेवल पे देखा जाए तो जैसे कि गवर्नमेंट होगी, तो मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
तो उसके लिए पैसा तो आएगा कहीं से, तो पैसा इतना लगाया तो सीएजी रिपोर्ट बनाएगा कि ठीक है ये सरकार ने इधर से इतना पैसा कमाया और इतना पैसा इधर लगाया, तो उस हिसाब से क्या काम हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्चुअली में तो इसका काम ये है, और तुमको समझ आया इसलिए भाई बहन की स्टोरी डाली। तो आई होप अब ये क्लियर है। कंपोजिशन, ऑफ कोर्स इट इज अ वन मेंबर बॉडी, देयर विल बी ओनली वन मेंबर, ठीक है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। टेन्योर क्या होता है, टेन्योर टर्म 6 and 65। भाई सबका ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में एक चीज इजी कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने, यूपीएससी वालों ने, कि भाई सबका सेम है। क्या, या तो 6 साल, 6 साल तक, या तो 65 साल की उम्र तक। तो जो पहले आएगा वो तब तक काम करेगा। रेजिग्नेशन देना होगा तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, भाई वेरी इंपॉर्टेंट। सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इनको फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, मतलब इनका रीअपॉइंटमेंट फिर से नहीं कर। भाई मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है क्या आजकल, अजय देवगन लगता हूँ मैं। तुम मुझे भूल जाओ, अच्छा ये तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाओ ये तो सॉरी सुनील शेट्टी का डायलॉग है, शिट, सुनील शेट्टी का डायलॉग है, सॉरी सॉरी गाइस, नॉट माय कप ऑफ वाटर। रिमूवल, रिमूव कौन कर सकता है और कैसे, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द मैनर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे निकालते हैं, तो पार्लियामेंट में वोटिंग होता है, रूड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी वगैरह वगैरह, तो मैं ही बता रहा हूँ सब। क्या फिर क्या करोगे, तो रिवाइज करो। ये सीएजी का सिंबल है भाई, ये सिंबल देखते रहना बाजू में, बहुत मेहनत से लगाया है, मेहनत तो कुछ नहीं है, मजे से लगाया है, मजा मेरे को तो मजा आता है। 0-0, कल बताया था ना 1 नंबर, 0-0। जिंदगी में क्या काम करो, 0-0, कोई भी पूछे 1 नंबर, 1 नंबर से ऊपर क्या होता है, 0-0। ये थोड़ा फनी है बट हम तो ऐसे ही जीते हैं भाई, ठीक है। तो रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यू नो दैट। चलो, सीएजी आर्टिकल 148। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओए होए, वकील साहब, ये है वकील किसका, सेंटर का वकील। सेंटर क्या, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील। सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील। अटॉर्नी जनरल क्या होता है भाई, इतना समझ लो, अटॉर्नी मतलब एडवोकेट ही होता है, थोड़ा हाई लेवल का नाम बोल दिया बस, हम भी एडवोकेट है, ये भी एडवोकेट, और इसको अटॉर्नी बोलते हैं। तुम भी एडवोकेट, सब वकील है इस देश में, सब वकील है, सब जोली एलएलबी है। चलो, इन शॉर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील है, मोदी साहब के वकील है, इतना समझ लो बस, और कुछ नहीं। सिर्फ मोदी साहब के साथ नहीं, नहीं पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। अमित शाह के भी वकील हो गए, फिर जयशंकर जी के भी हो गए, अमित शाह जी के भी होंगे, डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल इज अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ प्राइमरी लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए मैंने बोला जो पावर में होंगे, तो ऑपोजिशन वालों के वकील नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने केस हो गया, तो जैसे कि बोला था ना कि कुछ भी डैश डैश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या, यूनियन के सामने केस कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, तो क्या वो गवर्नमेंट आएगी केस नहीं, नो, वो आएंगे उनके अटॉर्नी जनरल। अब आ रहे समझ, यस सर, ठीक है। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, कंपोजिशन एक ही मेंबर होगा, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, टर्म और टेन्योर फिक्स होता, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, जब तक प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ चल रखते हैं तब तक रखेंगे, और प्रेसिडेंट को भी बोलने वाले कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से होंगे। चलो, फर्स्ट फर्स्ट इसलिए बोल दे तुम सुन ना पाओ, अब मैं ऐसा करूंगा, तुम सुन ही ना पाओ, मैं ऐसे पढ़ूंगा, फिर ऐसे करके तो शायद पढ़ लो, ठीक है। चलो, टेन्योर नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रेजिग्नेशन देना हो तो रेजिग्नेशन इज गिवन टू द प्रेसिडेंट इन राइटिंग, ये भाई याद रखना, ये तुमको एक हैक बताया था, हैक, इसलिए बीच से वीडियो ना देखो ना, इसलिए मैंने हैक रखा, शुरू से ही देखो। रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, अटॉर्नी जनरल, हाँ रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट। पार्लियामेंट में आके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्कशन विस्कशन करेंगे, पर वोट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बस। एलिजिबिलिटी, अटॉर्नी जनरल तुम्हें बनना हो देश का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी शुड बी सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने की एलिजिबिलिटी क्या है भाई, ये भी बता दूं मैं? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? याद करो, होमवर्क है भाई, सब बता। अभी फिर मैं दया आ जाता है मेरे को 2 मिनट बाद, मैं खुद बता देता। नो 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 मर्सी। चलो, रिन्यूमरेशन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। रिन्यूमरेशन मतलब जो पैसा पैसा कुछ ऐसे सैलरी वैलरी देने, तो डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। चलो, पोस्टस्क्रिप्ट पीएस क्या है? द सोलिसिटर जनरल। अच्छा, पीएस लोग पोस्टस्क्रिप्ट मतलब बाद में एक पॉइंट बताना है, वैसे चैटिंग स्किल्स, just reflecting my chatting skills, guys. The Solicitor General is subordinate to the Attorney General of India and assists as a secondary law officer of the country. एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होता है अटॉर्नी जनरल, उसके नीचे आएगा एक सोलिसिटर जनरल, ठीक है। सोलिसिटर जनरल, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लॉ ऑफिसर, सेकेंडरी लॉ ऑफिसर। द सोलिसिटर जनरल इज सबॉर्डिनेट, मतलब सबॉर्डिनेट मतलब नीचे होते हैं, ठीक है, उसके अंडर काम करते हैं, of the Attorney General of India and assist as a secondary law officer of the country. एक चीज याद रखना, the Solicitor General of India is not a, unlike Attorney General of India. Attorney General of India का एक आर्टिकल है फिक्स 76, और सोलिसिटर जनरल का नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलो, द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज असिस्टेड बाय एडिशनल सोलिसिटर जनरल। यही सोलिसिटर के जनरल के नीचे एक और होता है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, ठीक है, बस इतना याद रखना। तो ये है भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, देख लो, ठीक है। समझना है तो खुद को ही पूछ लो, क्योंकि मैं तो हूं नहीं, मतलब तुम तो यहाँ हो नहीं, सॉरी। ठीक है, चलो, अब आ गया एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक हमने देखा सोलिसिटर, सॉरी, अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर देखा, अब देखेंगे एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जो थे, अटॉर्नी सेंटर के थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। एडवोकेट अगर होगा तो उसको बोलेंगे स्टेट के, बोलेंगे, ठीक है, एडवोकेट स्टेट। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एजीएस, आर्टिकल 165 functions to act as the primary lawyer of the state government and represents state, that particular state at supreme court और हाई कोर्ट, ठीक है। हर एक स्टेट के एडवोकेट जनरल अलग होंगे, ठीक है। अब स्टेट स्टेट वर्सेस यूनियन हो गया, तो भाई दोनों के वकील लड़ते रहेंगे। कंपोजिशन एक ही होगा, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर, सिंपल सी चीज है। टेन्योर टर्म नॉट फिक्स्ड, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। रेजिग्नेशन टू दी गवर्नर, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। एक सेकेंड ना गाइस, हाँ, इसमें थोड़ा गलती हो गई, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्लेजर ऑफ गवर्नर।
फिर ये तो भाई सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, रेजिग्नेशन टू द गवर्नर, रीअपॉइंटमेंट है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बस एडवोकेट जनरल के बारे में है। जो सेंटर पे अटॉर्नी है वही स्टेट में एडवोकेट है। गवर्नर, गवर्नर याद रखना, उसमें प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट याद रखना, रीअपॉइंटमेंट दोनों का हो सकता है। अब चलो देखते हैं फाइनेंस कमीशन। देखो एक चीज मैं फिर से बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, उसको मैंने जितना कोशिश हो सके कि इसको कंसाइज और क्रिस्प रखो एग्जाम के लिए, उतना किया है। तो भाई ज्यादा रोने धोने का नहीं ऑफिसर्स लोग को। ठीक है, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन क्या है भाई? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? हाँ, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंसेस। तो सेंटर होता है, एक स्टेट होता है, उन दोनों के बीच में पैसे का रिलेशन क्या है? ठीक है, ये रुपी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंसेस, तो जो भी टैक्सेस के थ्रू अर्निंग होती है गवर्नमेंट्स की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। ठीक है, कंपोजिशन, एक चेयरमैन होंगे प्लस 4 अदर होंगे, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स। ठीक है, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स। अपॉइंटमेंट बाय, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है भाई, अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। टेन्योर 5 इयर्स। ठीक है, 5 साल का टेन्योर होता है इनका। और ऑन टाइम्स कंसिडर्ड, और ऑन टाइम कंसिडर नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट। या तो 5 साल का हो सकता है, या फिर जैसा प्रेसिडेंट को ठीक लगे उतना टेन्योर हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। रिमूव प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अच्छा, 4 मेंबर्स होंगे, तो उसमें से क्या एक इकोनॉमिस्ट होंगे, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, कुछ स्पेशलिस्ट होंगे, वगैरह वगैरह, ऐसे 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो टोटल 5 मेंबर बॉडी है ये। 5 मेंबर बॉडी फाइनेंस कमीशन, याद रखना। एक और चीज है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो बस सेंटर स्टेट की बात है, तो स्टेट टैक्सेस, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस की बात हो रही थी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट, टैक्सेस वगैरह, वो सब कौन? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये व्हाट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। वर्टिकल मींस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, वो होगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन फाइनेंस कमीशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। वर्टिकल में सेंटर और स्टेट के बीच में क्या पैसे कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और हॉरिजॉन्टल में बिटवीन स्टेट्स। तो उसमें 15 फाइनेंस कमीशन में भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या पैरामीटर्स है। तो डेमोग्राफी आता है, ठीक है, एफर्ट्स, ये डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह सब ऐसे देख लेना। ठीक है, करंट अफेयर में आता रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी को ऐड किया गया था अभी रिसेंटली 2016 में, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जीएसटी ऐड किया गया था। सारे टैक्सेस हटा दिए थे और सिर्फ जीएसटी ला दिया गया, मतलब सारे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एबोलिश कर, क्या सबमर्ज करके क्या कर दिया, एक जीएसटी ला दिया। अंडर आर्टिकल 279 ए, ये ए है मतलब अमेंडेड है, याद करना। ठीक है, अमेंडेड है। फंक्शन क्या है? टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एंड इट्स पॉलिसी फॉर्मेशन। जीएसटी के रिलेटेड जो भी चीज होगी वो सब डिस्कशन करना है, रिकमेंडेशन करना है
सारे स्टेट्स और सेंटर को, ठीक है। तो इसमें वोटिंग होगा, ठीक है भाई, वोटिंग होगा। तो जैसे कि 100%, 100 वोट्स होते हैं, तो कितने वोट्स लाने पड़ेंगे किसी डिसीजन को फाइनल करने के लिए या डिसीजन को लेने के लिए? तो 3/4, 3/4 मतलब ये हो गया 75%। 3/4 मेजोरिटी नीडेड फॉर एवरी डिसीजन, ठीक है। 3/4 डिसीजन मेजोरिटी चाहिए होगा किसी भी डिसीजन के लिए। द काउंसिल इज डिवाइज्ड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 वोटिंग पावर एंड द स्टेट्स विल हैव 2/3। सेंटर और स्टेट, सेंटर का वोटिंग पावर 1/3 होगा, स्टेट्स का पावर 2/3 होगा। मतलब स्टेट्स आर ग्रेटर देन सेंटर। 100 का 1/3 क्या होता है? 33.33। 2/3 क्या होता है? 66.66। तो स्टेट्स का वोटिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटर, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे 3/4 टोटल होना चाहिए डिसीजन के लिए, और वेटेज बता दिया 1/3 2/3। कंपोजिशन, चेयरपर्सन, ठीक है। कंपोजिशन क्या होगा? चेयरपर्सन, चेयरपर्सन होंगे, चेयर मतलब चेयरमैन मान लो या चेयरपर्सन मान लो, वो कौन होंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे यूनियन के, एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। चेयरपर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, याद रख लें। अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये है पूरा जीएसटी काउंसिल, याद रखना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, ये सिंबल विंबल है, थोड़ा मजे करो, ऐश करो। चलो एक नया टॉपिक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लास। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लासेस क्या है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बेसिकली इनका काम यही है, दे वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द राइट्स फॉर द scheduled scheduled classes of the country। आर्टिकल 338 ऑलरेडी पहले से था कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब आर्टिकल 338 ओरिजिनली स्पेशल ऑफिसर फॉर SC ST था, ठीक है। 1990 में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला? थ्रू व्हाट? 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या हुआ? इट बाइफरकेटेड नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST थ्रू 89th CAA। देखो क्या सीन है भाई। देखो ओरिजिनली क्या था, वो एक स्पेशल ऑफिसर फॉर NC ST था, ठीक है, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पहले कंबाइंड ऑफिस था भाई, फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और उसको क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। जो पहले स्टेट्यूटरी था, स्टेट्यूटरी मतलब जो पार्लियामेंट से बनता है, जो एक लॉ था, बस नॉर्मली एक लीगल बॉडी थी, उसको क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर दिया 65th अमेंडमेंट 1990 में। फर्दर मोर 2003 में इन लोगों ने क्या किया भाई? किन लोगों ने? पार्लियामेंट में 2003 में क्या किया? इट बाइफरकेटेड, इट डिवाइडेड द NC SC एंड NC ST। तो दोनों को स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। स्प्लिट क्यों किया भाई? अब मान लो तुम्हारे एक ही क्लास में 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। अब 2 सब्जेक्ट का 2 अलग क्लास कर दिया तो टीचर को भी मजा, तुमको भी मजा, सब इजी। तो क्या एफिशिएंट वे में फंक्शन हो पाए दोनों बॉडी, इसीलिए क्या किया? दे बाइफरकेटेड NC SC एंड NC ST इन 2003 अंडर द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
इतना समझ लो। अब नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट का क्या फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। ये सारी चीजें इनकी बचानी है। तो ये सारी चीजों को बचाने के लिए क्या करेंगे भाई? एक बॉडी बनाएंगे। वो बॉडी का फंक्शन क्या है? यही है जो मैंने बताया। पर ये सारी डेट्स वगैरह याद रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपोजिशन, मेंबर्स वगैरह का क्या सीन है, ठीक है। एक होते हैं चेयरपर्सन, एक होते हैं चेयरपर्सन प्लस एक वाइस चेयरपर्सन और प्लस 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टोटल 5 मेंबर बॉडी, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा भाई? प्रेसिडेंट। तो हमेशा याद रखना जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सारी, सबका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। सर इंपॉर्टेंट, ये तो हैक हो गया, लाइफ हैक। तो ये याद रख लो, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। टर्म और टेन्योर क्या है? डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यूजुअली 3 साल होता है, ठीक है। यूजुअली 3 साल का टेन्योर होता है। किसका भाई? नेशनल कमिश्नर और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। रेजिग्नेशन करना हो तो प्रेसिडेंट को रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जो कमीशन है, कमीशन कमीशन मतलब एक बॉडी, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी, तो उसके पास कैसे पावर है? इट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन सर्टेन मैटर्स। सिविल कोर्ट के पावर्स है एनसीएससी के पास। तो ये भी करते कि मान लो कि कोई एससी कम्युनिटी है, उनके राइट्स नहीं फुलफिल हो रहे हैं, कुछ एजुकेशनल या कल्चरल ऐसे कुछ अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक है, इकोनॉमिकल वगैरह, तो ये लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं? उसको देखते हैं और पार्लियामेंट को सजेशन देंगे कि ये करो, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी है टाइप ऑफ। कुछ बोलेंगे तो पत्थर की लकीर हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इट हैज सर्टेन पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन सर्टेन मैटर्स, और इसमें कहीं लिखा नहीं है कि भाई मैंडेटरी जो बोलेंगे पत्थर की लकीर, नहीं। ये देखेंगे, बोलेंगे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर पार्लियामेंट हल्के में ले, सीरियसली ले, वो दूसरी बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये काम है इनका, ठीक है। देखो ये सारी चीजें सेम नेशनल कमीशन फॉर, अभी आगे हम पढ़ेंगे एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस तीसरा, और चौथा ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो चारों में ऑलमोस्ट सब सेम है, सिर्फ फंक्शंस चेंज हो रहे हैं और आर्टिकल्स चेंज हो रहे हैं। इनका सबका काम क्या है? इन सारी चारों कम्युनिटीज का अपलिफ्टमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, लिबर्टीज, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स को अपलिफ्ट प्रोटेक्ट करना वगैरह वगैरह, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससी हो गया। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो वही भाई देखो ये वापस आ गया आर्टिकल 338 ए। 338 सिर्फ था तो वो था भाई नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है। अब ये ए हो गया तो अमेंडेड, ये ऐड किया गया था 338 ए, ठीक है। स्पेशल एससी एसटी 1990 में क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 65th अमेंडमेंट में। फिर 2003 में क्या किया? बाइफरकेटेड कर दिया एनसीएससी और एनसीएसटी को। लास्ट स्लाइड में भी यही था। फंक्शन क्या है? स्लाइड में इसलिए था क्योंकि उन दोनों की बात चल रही है ना। वो नहीं, मालिक कल रात को मैंने एक सपना देखा, उस सपने में तीनों बैठ के हम दारू पी रहे थे। फिर उसने बोला चुप बैठ बे कुत्ते, तुमको कैसे पता? राजपाल यादव नहीं बोलता, तुमने तो बोला, अरे वो क्या नाम है, शक्ति कपूर नहीं बोलता कि तुमने तो बोला हम तीनों बैठ के दारू पी रहे थे। तो मैं भी तो वही था ना। तो बस जब मैं एनसीएससी की बात कर रहा था, एसटी तो एनसीएसटी भी वही था ना। तो बस वही बात है, ठीक है। डजंट मेक सेंस बट एनीवेज आई लाइक इट। सॉरी, आई लाइक दिस ओनली। चलो, फंक्शंस क्या है? टू प्रोवाइड से, इसमें भी सेम है, बस इसमें क्या कर देंगे? शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के बदले टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स and to promote and protect social, educational, economic and cultural interest of the ST community. Composition same, 5-member body या 5 member, chairperson, vice chairperson, 3 other member appointed by the president. अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। टर्म और टेन्योर क्या होता है? डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, यूजुअली 3 साल का टेन्योर होता है।
रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट, रिमूव भी प्रेसिडेंट। इट हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन सर्टेन मैटर्स। देखो सिविल मैटर्स के पावर, सिविल और क्रिमिनल तो पता ही है। सिविल मतलब पर्सन टू पर्सन, बिटवीन पर्सन, वन वन टू पर्सन। क्रिमिनल मतलब सोसाइटी को ज्यादा अफेक्ट, सोसाइटी एज अ होल। मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसा एक्ट 1996। ठीक है, इसमें भी सेम होगा। ठीक है, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अदर मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस इसलिए बोलते हैं, एससी एसटी के अलावा की दूसरी बॉडीज। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास। अदर, इसका दूसरा भी नाम है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इसको एससीबीसी भी बोलते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अच्छा। आर्टिकल 338 ए के बाद आएगा 338 बी। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 102 है, 101 जीएसटी था, याद करना। 102 आ गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओरिजिनली इट वाज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब स्टैट्यूट, मतलब बस एक लीगल बॉडी थी जो पार्लियामेंट ने बनाई थी, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया है। फंक्शन क्या है, सेम होगा, बस अदर बैकवर्ड क्लासेस आ गया। टू प्रोवाइड सेफगार्ड against the exploitation of OBC, to promote and protect social, educational, economic and cultural interests. कंपोजिशन क्या है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 पर्सन, 3 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टोटल 5 मेंबर बॉडी, यूजुअली 5 मेंबर बॉडीज आ रही है। देखो इसमें सब ये क्या बुद्धि मत लगाना तुम लोग। सर एज क्या होगी है भाई, एज एज को छोड़ो, इसमें एज इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो एज नहीं लिखी मैंने, सिंपल। वैसे तो भाई मेरे दादा की भी एज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और वो तुम्हारे लिए नहीं है ना, तो इनके लिए है इंपॉर्टेंट, पर यूपीएससी की तुम्हारी एग्जाम के लिए एज इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कहने का मतलब ऐसा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, बाय द प्रेसिडेंट। टर्म और टेन्योर डिटरमाइन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। यूजुअली 3 साल होता है, सेम सब सेम। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। सिविल कोर्ट्स के सर्टेन मैटर है, तीनों एडवाइस कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि भाई ऐसा ऐसा करो। पार्लियामेंट माने नहीं माने जरूरी नहीं है। तो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, एससी एसटी देख लेना, मतलब सेम है सब। ठीक है, चलो। एक लास्ट बॉडी है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की, देखो माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेयर मेंशन टू डिफाइंड, बट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की थी। ठीक है, आर्टिकल याद करो भाई माइनॉरिटीज के लिए, भाई 30। ठीक है, आर्टिकल 30 याद। तो बस स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, तो तुम अपनी लैंग्वेज से भी माइनॉरिटी में हो सकते हो। जैसे तुम पूरा क्लास होगा, मान लो 50 लोग का क्लास है, उसमें से 40 लोग हिंदी बोल रहे हैं, 5 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, 2 लोग कुछ और बोल रहे हैं, एक कुछ और बोल रहे हैं, तो जो सबसे कम होगा वो माइनॉरिटी। तो जो सबसे कम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है, तो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका आर्टिकल है 350 बी। बी मतलब एडिड है। चलो, टू इन्वेस्टिगेट। देखो इसका अमेंडमेंट होमवर्क है तुम्हारा, वे जानबूझ के नहीं लिखा है। तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, पैर की मोच, एक सेकंड ना मेरे को सोचने। पैर की मोच और कुछ लोगों की सोच बदल नहीं सकते, तो मैं बदल नहीं सकता, पर हाँ 350 बी के अमेंडमेंट से हुआ था ये, सर्च करना कभी एग्जाम में आ जाए। फंक्शंस क्या है, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू दी
सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए सब चल रहा है। क्या है कंपोजिशन? वन मेंबर बॉडी। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑब्वियसली। टर्म और टेन्योर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। सेम, सब सेम। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द टर्म एंड टेन्योर, और प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते हैं। रेजिग्नेशन करना होगा तो प्रेसिडेंट को, रिमूव भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो ये सारा सब प्रेसिडेंट 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 चलता रहता है। तो ये थी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ठीक है, मुंडक उपनिषद, ठीक है, अशोक पिलर था भाई उसमें। ठीक है, क्या था? नेशनल एम्बलम की बात कर रहे थे, उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना। मैंने तो थोड़ा बहुत बता दिया था, मैं सोचा चलो कुछ तो रखते हैं। तो ये थी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है। कुछ और बॉडीज होती है जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है, वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी होती है, पर्टिकुलर एक्ट से। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दूसरी बॉडीज होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती, वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको भी स्टैट्यूटरी बोल सकते। तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर वाला मालिक, ध्यान रखो, मजे करो। ठीक है, थैंक यू। इसमें आज मैंने वो चाचा, क्योंकि आज वो था नहीं ना, तो वो चचा रखे नहीं मैंने। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, पॉल वॉकर।